हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। जैसा कि हम आपके लिए वीडियोस ला रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड, बट कुछ दिनों से हम जो है वो हमारे पे जो डिमांड आ रही है लाइक स्टूडेंट्स वगैरह की, वो आ रही है मोस्टली ऑफ हरियाणा सीईटी वालों को लेके, है ना। और हम ज़्यादातर वीडियो उसी के रिगार्डिंग बना रहे हैं। आपका भी यदि कोई टॉपिक है ऐसा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या समस्या है क्या, या फिर कोई दिक्कत है समझने को लेके या क्वेश्चंस को लेके या कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी ग्रुप ज्वाइन करके चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, या उधर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो जो वीडियो है ये भी हरियाणा सीईटी से रिलेटेड रहने वाला है। बट आज के वीडियो में जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि लाइक कि जो यूट्यूब है, आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म, उस पर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करा रहा है ना। सब मेनली वो थियोरटिकल क्वेश्चंस ही करा रहे हैं। वो भी ये है कि वीडियो में आपको क्वेश्चंस के आंसर दिख जाते हैं, वो रीड कर देते हैं और उसके साथ वो तुरंत ही तुरंत उसका आंसर बता देते हैं। कोई अच्छी तरीके से कोई समझाया नहीं, कुछ नहीं। ऐसा मेरे से बोला गया एक आध। मैं हालांकि किसी की बुराई नहीं करता, ना करनी भी नहीं चाहिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो ये वीडियो रहने वाला है आपका एससीईटी के लिए। बाकी लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक दूसरे जगह पे ये कॉमर्स एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे सबसे पहला देखते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन मैडम ने करा दिया हो, बट फिर भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डन एज पर। तो वो बोल लिया है कि अकाउंटिंग जो होती है फिक्स्ड एसेट्स की, जो अकाउंटिंग होती है वो किसके अंडर की जाती है। ठीक। तो क्या चीज़ AS3 के अंडर की जाती है? AS3 के अंडर की जाती है। हम्म। तो हमको पता है AS3 जो होता है वो किससे होता है। AS3 आपका होता है, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो जो भी चीज़ें मैं साइड में बताता चलूँ वो आपको याद रखनी है, या फिर उसे आप नोट करते हुए चला करिए। तो AS3 आपका होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है। दूसरा है आपका, अरे क्या ही हो रहा है इसमें, है ना। दूसरा है आपका AS6। AS6 आपको ऑल सबको पता है। AS6 जो होता है आपका वो होता है डेप्रीशिएशन से रिलेटेड। ठीक। देखते हैं फिर AS5। AS5 होता है आपका नेट प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, या तो पीरियड के नेट प्रॉफिट से रिलेटेड है, या फिर वो प्रायर आइटम से रिलेटेड है। मतलब जैसे कंपनी शुरू होने से पहले के जो आइटम्स होते हैं, है ना, जो भी खर्चे होते हैं उनसे रिलेटेड है, या फिर वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड है। अकाउंटिंग पॉलिसी को दर्शाना हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज को दर्शाना हो तो अभी वो AS5 के अंडर ही है। ठीक है। बाकी मैं लिस्ट डाल दूंगा आपकी एएस की। सारे एएस आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा एएस पूछ लीजिए, है ना, पूछ लिया जाए। चलें, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें लेके चलूँगा मैं, जितने भी वीडियो के दौरान हो पाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्हीकल परचेज किया है 3,75,000 रुपये का। उसकी डेप्रीशिएटेड बुक वैल्यू है 1.5 लाख रुपये, और सोल्ड कर दिया है वो 1,25,000 का। तो इस पर लॉस और प्रॉफिट क्या अकाउंटेड होगा। ठीक है। तो देखते हैं एक ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्हीकल है, व्हीकल की कॉस्ट प्राइस क्या थी, मतलब जो उसकी एक्विजिशन प्राइस थी वो थी 3,75,000 रुपये। ठीक है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में। बुक वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख रुपये। बुक वैल्यू इन द सेंस रिटन डाउन वैल्यूम दे रखी है, डेप्रीसिएशन लग लग के उसकी बुक वैल्यू एट प्रेजेंट कितनी है, 1.5 लाख रुपये। ठीक है। कितनी है यहाँ पे, 1.5 लाख रुपये। ठीक है, यही तो है। इसके अलावा उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 1 लाख कितना दे रखा है, 1,25,000 रुपये। सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको ₹1,25,000।
तो आपको पता है कि भाई जो एक्विजिशन प्राइस था या कॉस्ट प्राइस था उससे तो आपको कोई मतलब है नहीं, अब कितने में लेके आए थे, ठीक है, उससे तो आपको कोई मतलब है नहीं। अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता गया होता गया होता गया, और एट प्रेजेंट जो उसकी वैल्यू बची है, रिटन डाउन वैल्यू जो बुक्स में जो वैल्यू है उसकी, वो है 1.5 लाख रुपए। पर 1.5 लाख रुपए की जब, अब हम कह सकते हैं कि आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके जो वैल्यू रह गई वो 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए वाली चीज को आप कितने में बेच रहे हो, आप बेच रहे हो खाली 1,25,000 में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सीपी हो गया, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से WDV यहाँ पे क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, उसकी करेंट प्राइस मान लो। तो करेंट प्राइस अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका लॉस बन जाएगा। तो 1,50,000 में से जब हम 1,25,000 घटाएंगे तो आपको कितने का लॉस दिखेगा, लॉस आपको दिखेगा आपका 25,000 का। तो यहाँ पे लॉस 25,000 का, आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया आपका। प्रैक्टिकल वाले करा रहा हूँ मैं, और थोड़ा स्पीड में करूँगा, और इतना भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक्स ने परचेज करेंगे कुछ गुड्स जिसकी कॉस्ट थी आपकी 30,000, उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला 5% का, कैश डिस्काउंट मिला 1% का। तो अमाउंट कितना रिकॉर्ड होगा परचेज अकाउंट में, ठीक है, परचेज अकाउंट में कितना अमाउंट रिकॉर्ड होगा। तो आइए देखते हैं इसको भी, है ना। तो इधर देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी दे रखी है गुड्स की, ₹30,000, ठीक है, 30 के मतलब 30,000, के का मतलब होता है 1,000, ठीक है। और कितना है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट TD कितना है, 5% है, और कैश डिस्काउंट है आपका 1%, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो हम ज़्यादा, जब कोई भी मतलब जब कोई सेलर बायर को ये ऑफर करता है कि आप अगर मान लो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई प्रोडक्ट को खरीदोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में आप अगर मेरे को ऑर्डर दोगे गुड्स का, तो मैं आपको इतना डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो उस डिस्काउंट को बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। जब ज़्यादा खरीदी से रिलेटेड कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट ये ऐसी चीज़ है जो जी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आपका, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आपका ये नहीं चढ़ता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो याद रखना है ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई एंट्री नहीं होती है बुक्स में। वहीं कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है कि जब डेटर से, जब 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 क्रेडिटर डेटर से पैसे मांगता है ना, और उससे कहता है कि साहब मेरे पैसे दे दो, हम्म, है ना, भले ही उसकी क्रेडिट लिमिट मान लो 2 महीने की है, 3 महीने की है, बट वो उससे कहता है अगर आप मुझे 20 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर पैसे दे देते हो तो मैं आपको 1% या 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा पेमेंट के टाइम पे, है ना। तो ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में होती है। तो चलिए अब ये बोले, अब देखिए कि उसने परचेज किया है, तो परचेज किया होगा तो क्या एंट्री बनी होगी, परचेज किया होगा तो एंट्री बनी होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। अब डिस्काउंट दिया है या मिला है, क्या कह रहे हैं वो, इन द, कहाँ गया कुछ, एस पर एक्स ने परचेज किया है 30,000 का, ट्रेड डिस्काउंट 5% का, कैश डिस्काउंट 1% का, तो अमाउंट क्या रिकॉर्ड होगा परचेज अकाउंट में। तो आइए देखते हैं, अब उसने, देखो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो नहीं होगी यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, है ना, कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। तो डिस्काउंट यहाँ पे अब उसको जब परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट देंगे हम या मिलेगा, तो परचेज में हमको डिस्काउंट मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगी उसको हम क्या करेंगे फिर क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, सॉरी डिस्काउंट यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा रिसीव्ड, रिसीव भी तो हुआ है हमें डिस्काउंट, ठीक है। एंट्री तो जी हो जाएगी। अब फिगर क्या क्या आएंगे, अब देखो हमने आपको बोला कि देखो 30,000 रुपये के गुड्स हैं,
ठीक है, उस पर सबसे पहले हम क्या देंगे, उसको ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले क्यों देंगे भाई, वो पहले आया है आपके पास तो सेल हुई होगी, सेल के टाइम पे तो आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1500 रुपये तो ये हो गए। तो 1500 रुपये चले गए आपके 30,000 में से, तो कितने बचे, 28,500। अब जो 1500 रुपये को हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, हम ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे वो 28,500 से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 28,500 से रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन। अब जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जो ली जाएगी गुड्स की, वो 28,500 ली जाएगी, ना कि 30,000 रुपये ली जाएगी। इतना समझ में आ गया। और उसके अलावा उसे अब 1% कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो कैश डिस्काउंट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 28,500 पे किया जाएगा, ना कि 30,000 पे। तो 28,500 का 1% कितना हो गया, 285 रुपये। 2 जीरो कट गई ना। 1% में का मतलब क्या होता है, 2 जीरो काट देना पीछे से। इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। तो 285 रुपये का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम एंट्री क्या होगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन अब हम सिर्फ और सिर्फ 28,500 से करेंगे। हम इसी को कॉस्ट मान के चलेंगे। तो परचेज अकाउंट में हम क्या डालेंगे, 28,500 डालेंगे। कैश अब कैश और कितना देना पड़ेगा, जिसने सामान खरीदा है वो कितना पैसा देगा, क्या वो 28,500 रुपये ही देगा या उसमें भी कुछ कम करके देगा। तो 28,500 में से वो क्या कम कर देगा, 285 रुपये कम कर देगा, 2,285 रुपीज़ कम कर देगा। तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, है ना, और 9 में से 8 गए, 1 बचे, और 4 में से 2 गए, 2 बचे, है ना, ये बचे। 4 में से 2 गए, 2 बचे, और यहाँ पे 8 रह गए, और यहाँ पे 28,215 रुपये उसे देने पड़ेंगे, है ना। 28,215 रुपये उसे देने पड़ेंगे। और कैश जो डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है उसे हुआ है 285 रुपये का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, परचेस अकाउंट की पूछ रहा था कि परचेस अकाउंट में कितना आएगा। तो परचेस अकाउंट में जो आएगा आपका, ना तो वो 28,215 आएगा, ये तो कैश अकाउंट में आएगा, ठीक है। 30,000 कहीं आएगा नहीं, तो 28,500 आपका आ जाएगा परचेस अकाउंट में, ठीक है। 29,000 का फिगर कहीं है ही नहीं, ठीक है। अगर पूछता कैश अकाउंट में कितना आएगा तो इतना आएगा, और डिस्काउंट की पूछ लेता तो 285 रुपये आपका बन जाएगा, ठीक है। इतना मैं समझता हूँ आपको हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, इंश्योरेंस पेड किया है, इंश्योरेंस हमने पेड कर दिया है। कितने का इंश्योरेंस पे किया है, इंश्योरेंस का पे किया 1/9/2013 में 12,000 रुपये का इंश्योरेंस पे किया। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2014। ठीक है, जब 2014 का ईयर एंडेड होगा तो उसमें हम प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में कितना पैसा डालेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसको ऐसा देख लेते हैं कि 1/9/2013 को कितना पैसे भरे हैं हमने, 12,000 रुपये दिए हैं हमने इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, ठीक है। और जो 1/9/2013 है, और ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड होगा आपका 1/4/2014 को, ठीक है। तो टाइम पीरियड देख लेते हैं पहले तो, क्योंकि 9वां महीना आपका सितंबर का है, ठीक है। तो सितंबर में जब आपने 12,000 रुपये का वो एक्सपेंस पे किया है, तो सितंबर से ईयर एंड तक के महीने लगा लेते हैं। टाइम पीरियड कितना होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना टाइम पीरियड हो गया आपका जी, 7 महीने का। सितंबर इंक्लूडेड है, ये याद रखना, क्योंकि 1 तारीख को दिया है पेमेंट उन्होंने, तो पूरा की पूरा भी सितंबर अभी इंक्लूड होगा इसमें। तो 12,000 रुपये उन्होंने पूरे पे किए हैं, ठीक है। और 7 महीने का तो आपका इस साल में जाएगा, क्योंकि ये साल आपका क्या है, इस साल के तो एक्सपेंस बना ही रहे हो, है ना। तो इस साल में आपका कितना चला जाएगा, जो इस साल के होने वाले खर्चे आपके कितने हैं, वो हैं आपके 12 से ये चला गया 1,000 रुपये, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं, थोड़ी सर्दी हो गई। तो यहाँ पे आ गए आपके 7,000 रुपये। 7,000 रुपये जो हैं वो इस साल के खर्चे हैं, और बाकी 5,000 रुपये आप दिखाएंगे अगले ईयर में, मतलब लाइक कि
एडवांस में दिखाएंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो एडवांस के खाते में वो सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस के खाते में आपका कितना दिखाना पड़ेगा, जो कि 12,000 का एक्चुअल फिगर है। और फिर बाकी का फिगर जो बचा 5,000 का, वो आप किस में दिखाओगे, वो आप दिखाओगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में। तो इधर यहाँ पे ये 5,000 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका देखते हैं कहाँ है अगला क्वेश्चन। जीरा अगला क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है। देखते हैं। यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करना है और हमें गुडविल फाउंड आउट करनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 1,50,000 रुपये और रेट ऑफ रिटर्न है आपका 15% और प्रॉफिट दे रखा है आपका 30,000 रुपये। ठीक है, ये सब दे रखा है। इससे पहले कि मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लूँ या नहीं, चलिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं ये वाला। तो क्या क्या दे रखा है पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। देखो एक बार में नोट कर लेंगे क्योंकि बार बार इधर आने में दिक्कत होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000, रेट ऑफ रिटर्न 15% और प्रॉफिट है 30,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड CE लिख दिया है मैंने। ठीक है, जो हो गई आपकी 1.5 लाख रुपए की। ठीक, 1.5 लाख लिख दिया है। रेट ऑफ रिटर्न है आपका कितना है, 15% है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट दे रखा है आपका एवरेज प्रॉफिट या प्रॉफिट, वो दे रखा है आपका कितना, 30,000 रुपये। ठीक, यही तो दे रखा है। अब आपको पता है कि गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं। गुडविल निकालने के लिए हम जो करते हैं वो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न ऐसे करते हैं। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट, ये तो गुडविल निकालने के लिए, अब गुडविल निकालनी है पर उसके लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए ना। अब सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं भाई, सुपर प्रॉफिट के लिए हम जो करते हैं वो करते हैं आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है उससे कितना ज़्यादा हुआ है आपका उस साल का प्रॉफिट, तो वो हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं दे रखा, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 1.5 लाख रुपए की आपको क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 15% का। ठीक है, तो 15,000 कितने होते हैं आपके, होते हैं 225 होते हैं, ये सबको पता होगा। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो चली गई क्योंकि परसेंटेज है, तो 2 जीरो और डाल दो इसमें, तो 22,500 का आपका क्या हो गया है, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, 30,000 का है और नॉर्मल प्रॉफिट हो गया है आपका 22,500 का। तो सुपर प्रॉफिट इस केस में क्या बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट आपका बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आप कितना है, 30,000 का है, माइनस 22,000 22.5 के वो माइनस कर दो। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका कितने बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट बन जाएगा आपका 7,500 का। इतना समझ में आ गया, बहुत इजी स्टेप में मैंने समझाया है। अब गुडविल वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। गुडविल हमें निकालनी है, तो गुडविल में क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कितना आया है, 7,500। तो गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7,500 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, तो 15 से ये चला गया, 15 पंजे 75, तो 5 और 0 और डबल 0, तो ये हो गया आपका 50,000 रुपये की आपकी क्या हो गई, गुडविल हो गई। देखते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है। हाँ जी दे रखा है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 50,000। यहाँ पे मैंने एक बार समझा दिया है, इसको देख लीजिए। आपको मैंने जी जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें एक बार में दिख जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आराम से देखिएगा आहिस्ते आहिस्ते, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। 65 पे भी नहीं है, ये रहा, क्वेश्चन आ गया।
अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। यहीं पे कर लें, यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस है यहाँ पर। देखो, करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब करंट एसेट में ये दे रखा है, देखो डेटर करंट एसेट में आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में आ जाएंगे। कितने हुए? 15,000 और 2,000 17,000। स्टॉक भी करंट एसेट में आ जाएंगे, 17 और 3 20। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20,000। ठीक है, ओके। अब करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल और एक्सपेंस पेबल। एक्सपेंस जो पेबल करने पे करने योग्य हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये कितने की हैं आपकी करंट लायबिलिटी? 7 और 5 12 की, 12 की। तो 20 अपॉन 12। 3 जीरो तो वैसे ही कट गई, के का मतलब 3 जीरो होता है ना, तो 3 जीरो और वैसे ही उड़ गए। तो जो हो गया 10 से गया जी 5 बार, 10 से गया जी, ओ सॉरी, सॉरी 1 मिनट, 10 से 5 बार कैसे चला गया? जी चला गया आपका 2 से चला गया 10 बार, फिर 2 से चला गया 5 बार, तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से ये चला गया पूरा 5 बार, और 4 से ये चला गया 3 बार। अब 3 का भाग हम 5 में दे देंगे, तो 3 एकम 3, कितने बचे? 2 बचे, पॉइंट लगाया, जीरो लगाई, 3 छिक्का 18, फिर 2 बचे, फिर जीरो लगेगी, तो 1.66 इसका आंसर बन जाएगा, 1.66 अपॉन 1। तो रेशियो आपका क्या बन गया यहाँ पे? ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आंसर बन गया आपका 1.66:1 का आंसर बन गया। ठीक। वैसे देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत सरल आते हैं आपके प्रैक्टिकल में, पर कुछ मैंने देखे इसमें कुछ टफ वाला पोर्शन भी है। वो कॉस्ट से रिलेटेड जो पोर्शन है वो आपका थोड़ा टफ वाला है। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया आपका कॉस्ट वाला रिलेटेड ही आगे। लो, मैंने बात कही और कॉस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया। देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। आपको क्या दे रखा है? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी दे रखा है। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है? नहीं, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी आपको कैलकुलेट करना है ना। और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी क्या होगा? प्रॉफिट आपका 5,000 का दे रखा है, कंट्रीब्यूशन और सेल दे रखी है आपकी। कंट्रीब्यूशन आपका 8,000 का और सेल आपको दे रखी है 20,000 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को, सॉरी कौन सा पेन था, ये था। क्वेश्चन को इसको हम कर लेते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है आपका? एक तो प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट दे रखा है आपका ₹5,000 का, यही तो दे रखा है। और क्या दे रखा है? और आपका दे रखा है आपका मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालनी है। कंट्रीब्यूशन आपका है, कंट्रीब्यूशन है आपका 8,000 रुपये का, है ना। और सेल्स दे रखी हैं आपको कितने की? 20,000 रुपये की। ऐसे ही है ना कुछ? एक बार टैली कर लेते हैं, ऐसा है या नहीं। प्रॉफिट दे रखा है 5,000 का, कंट्रीब्यूशन 8,000 का, सेल्स आपको 20,000 की, और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी आपको क्या करनी है? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी आपको निकालनी है। ठीक है, ओके। चलें आगे फिर मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। चलिए, अब देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। वैसे अगर आपका कोई बीच का फिगर निकल सकता है तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपका होता है जो चार्ट बना लेते हैं। देखो, सेल्स होती है, ठीक है। सेल्स दे रखी है आपको 20,000 की, ठीक। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, है ना। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी, नहीं दे रखी? अरे यार, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी, नहीं दे रखी? ठीक है, कि दे रखी, कंट्रीब्यूशन है ये तो। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी, वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन दे रखा है। कंट्रीब्यूशन कितने का दे रखा है? 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का दे रखा है। तो अब यहाँ से आपको वेरिएबल कॉस्ट की फिगर पता चल गई, क्योंकि सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तभी आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से निकल आएगा आपका, कितना निकल आएगा? 12,000 रुपये का। ठीक है, तो जब 12,000 रुपये माइनस किए होंगे तभी कंट्रीब्यूशन 8,000 आया होगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब
इसके अलावा अब क्या करेंगे हम, अब ये चीज़ें आ गई और कुछ भी दे रखा है। अब कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू आपको होता है, कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो तब आपका क्या मिल जाता है आपको, तब आपको आपका प्रॉफिट मिल जाता है, ये भी आपको पता है। कंट्रीब्यूशन में से यदि आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो प्रॉफिट आ जाता है, और प्रॉफिट आपका फिर से 5,000 का दे रखा है, तो 20 का फिगर कितना हो गया, 3,000। 3,000 की आपको क्या हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब निकालना हमको क्या है, यहाँ पे निकालना है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर वैल्यू में निकाली जाए तो हम कहेंगे कि एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेल्स हुई हैं उसको हम जब एक्चुअल सेल्स में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। क्या आपको एक्चुअल सेल्स पता है, एक्चुअल सेल्स तो हमें पता है 20,000 की। क्या आप बीईपी सेल्स पता है, अब बीईपी सेल्स आपको क्या है यहाँ पे नहीं पता है। ठीक है, तो बीईपी सेल्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो बीईपी सेल्स को निकालने के लिए, बीईपी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो कर देते हैं। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं कितनी इनकी आई थी, 3,000 की फिक्स कॉस्ट यहाँ से हमने बैलेंसिंग फिगर में निकाली थी। ठीक है, 3,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, 3,000 हो गया आपका, 3,000। ठीक है, अब पीवी रेशो निकालना पड़ेगा फिर से। तो पीवी रेशो इक्वल टू क्या होता है, पीवी रेशो इक्वल टू क्या होता है आपका, पीवी रेशो आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन है आपका 8,000 का। ठीक है ना, सेल्स है आपकी 12,000 की इंटू 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 से 2 बार चला, 4 से 3 बार चला गया जी, है ना। ठीक है, यही तो है। सॉरी, 20,000 थी सेल्स आपकी, 20,000 है ना कि 12,000, काफ़ी ज़्यादा। 20,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से 2 चला गया, 4 से चला गया 5 बार, तो 5 से चला गया 20 बार, है ना। ऐसे ही तो है, सही है ना। 20% आप तक क्या आ गया, आपका आ गया पीवी रेशो। तो 20% आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस वाले में, बीईपी वाले में। तो 20% यहाँ पे पुट किया तो इंटू 100 अपॉन 20 हो गया। ठीक है, 20 से ये चला गया 5 बार, तो कितनी आ गई, 15, 5 ये 15 और 3, 15,000 की आ गई आपकी बीईपी सेल्स। बीपी सेल्स 15,000 की, एक्चुअल सेल्स आपकी 20,000 की है। तो क्या बन गया, एक्चुअल, सॉरी, एक्चुअल माइनस बीईपी। तो एक्चुअल की आपकी 20,000 की सेल थी और बीईपी की आपकी 15 की आई है। तो एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका क्या बन जाएगा, 5,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है, देखो कहीं आंसर में है, आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई लगे, हमसे कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है देखें एक बार। प्रॉफिट 5,000 का, 20,000 का सेल्स, तो 8,000 का कंट्रीब्यूशन, 8,000 का कंट्रीब्यूशन अपॉन 3,000। कहाँ 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 गड़बड़ हुई है यार। प्रॉफिट 5,000 का था, प्रॉफिट 5,000 का था, कंट्रीब्यूशन 8,000 का था, सेल्स आपकी 20,000 की थी। फिर वेल, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी। ठीक है, ऐसे ही तो है। हमसे यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है हमसे यहाँ पे, देखिए वही मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा था। यहाँ पे हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा 8,000
लिखा हमने, अपन 12,000 लिख दिया, सॉरी 20,000, फिर गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे हमने लिख दिया 20,000 इंटू 100, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कर ली गई ये, ठीक है। तो 20 ऑलरेडी रह गया, के से 3 जीरो चली गई, तो 10 2 से चला गया 10 बार, 2 से चला गया 4 बार, ये 5 बार, ये 2 बार, तो ये 5 से चला गया 20 बार, तो यहाँ पे 40% आना था आपका पीवी रेशो। तो अब जब 3,000 यहाँ पे, अब जब 40% लिखोगे, 3,000 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3,000 अपॉन 40% का मतलब क्या होगा, 3 और 40 इंटू 100, तो जे जीरो चली गई, ये 2 बार चला गया, ये 5 बार चला गया, ये चला गया 1,500 बार, 15 पंजे 75 हो गया, और ये हो गया 7500, ठीक है। 7500 होगी आपकी बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 में से बीईपी सेल्स को जब हम माइनस करेंगे 7500 को, तो क्या आ जाएगा आपका फिगर आ जाएगा 12,500। 12,500 आपका क्या बन जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाएगा। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो इस चक्कर में हमें आंसर में दिक्कत हो रही थी, तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, इसके बाद प्रैक्टिकल वाला है आपका ये रहा 75 ईओक्यू, ठीक है। ईओक्यू दे रखा है आपको 120 यूनिट्स, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दे रखी है 20 रुपये, बाइंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर दे रखी है आपको 40 रुपये। आपको एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल की निकालनी है, इस साल में आपको कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में से, एक चैप्टर आता है आपका मटेरियल कॉस्टिंग, उसमें ये आपका ईओक्यू वाला जो कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला जो कंसेप्ट है, वो आपका उसी चैप्टर से रिलेटेड है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, आपके हरियाणा सीईटी में हर साल ईओक्यू से बनने वाले, उस बेसिस पे जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 तो आएंगे, ठीक है, जो मैंने नोटिस किया जब मैं इन क्वेश्चन को देख रहा था। तो चलें करें ईओक्यू, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इसको रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी भी कहा जाता है वैसे कहीं कहीं पे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, देखो, है ना, अंडर रूट में आपका 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट लिख सकते हो आपको, या एनुअल आपका जो भी है, एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट जो है पर यूनिट पर एनम आप नीचे लिखेंगे। एक बार फॉर्मूला फिर से देख लीजिए आप, फॉर्मूला है आपका ईओक्यू इक्वल टू 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है, आपको जो दे रखी है यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, ईओक्यू दे रखा है आपको 120 का, तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट को हमने ए मान लिया है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी, बाइंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 40 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 40 रुपये, और अपॉन में क्या लिख देंगे हम, अपॉन में आप लिख देंगे आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है आपकी 20 रुपये। तो 20 से ये चला गया 2 बार, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या बन गया आप जी फिगर, आप ये बन गया आपका 120 इक्वल टू क्या बना, अंडर रूट 4a, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 0 और 0, एक 0 के 2 0 हो गए, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 4a हो जाएगा, ठीक है। तो ये
निकालने के लिए ये मतलब क्या है यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए जब हम 14400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर बनता है। लेट मी चेक, थोड़ा मैं कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी करने को हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट तो इसका आपका आंसर जो बन जाएगा वो आ रहा है, आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3600। तो 3600 यूनिट आपकी क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, आपका पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। तो देखते हैं क्या 3600 आंसर में है। यस, 3600 आंसर में है, तो आपका बी वाला जो ऑप्शन बन जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलें। इसके बाद है आपका क्वेश्चन है, इसके बाद है आपका कौन से नंबर का है, हाँ देखते हैं आगे। बहुत जान लगती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने में, बोलना आपको ज़्यादा पड़ता है, लिखना ज़्यादा पड़ता है, सब चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि समझाना भी पड़ता है ना। मैं अकेले में अपने क्वेश्चंस करूँगा तो भले ही बेसिकली जल्दी कर लूँगा, बट कुछ ये रहा है क्वेश्चन आपका, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो मैडम ने आपको शायद करा दिया है, मैंने वीडियो देखा था तो करा दिया है जहाँ तक मेरे को याद है, और नहीं कराया हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर गलत है, हमने डिस्कस भी किया था, इसमें जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ₹900 आ रहा था। जब उन्होंने कराई थी एक वीडियो तो उसमें ये क्वेश्चन आपका करा दिया है। ठीक है, और नहीं कराया होगा तो मैं इसको बाद में करा दूंगा फिर। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और मान लो करा दिया होगा तो फिर वो एक क्वेश्चन कुछ जो अगला हो सकता है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा खामखा इसका। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये क्वेश्चन है आपका कंसाइनमेंट चैप्टर से। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है इसमें कंसाइनमेंट चैप्टर में। चलिए कंसाइनमेंट चैप्टर का ये क्वेश्चन है आपका। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मिस्टर एक्स ने कंसाइन किए गुड्स कितनी कॉस्ट के, 20,000 कॉस्ट के, अपने एजेंट को, मिस्टर वाई को। तो एक्स क्या हो गया आपका कंसाइनर, और मिस्टर वाई क्या हो गया कंसाइनी। 20,000 के गुड्स उनने अपने एजेंट को दिए हैं बेचने के लिए। ठीक है, और उसने जो रुपए लगाए हैं 4,000 रुपये इंश्योरेंस, जो ट्रांजिट मतलब रास्ते में जो इंश्योरेंस का खर्चा था वो 4,000 था, वो किसने बियर करे, मिस्टर एक्स ने बियर करे हैं। ठीक है, मिस्टर वाई टुक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स आफ्टर स्पेंडिंग ₹6,000। मिस्टर वाई ने क्या ले ली, डिलीवरी ले ली, और 6,000 रुपये फ्राइट के पे कर दिए। ठीक है, डिलीवरी लेने में ही सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स ₹30,000। उन्होंने क्या किया है, 3/4 जो गुड्स थे वो बेच दिए हैं कितने रुपए में, 30,000 रुपये में। ठीक है, 30,000 रुपये में उन्होंने 3/4 जो गुड्स थे वो बेच दिए हैं, है ना। और अब सेल्स एक्सपेंस जो हुए वो 1,000 के हुए, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है ना। आपको दे रखी है, पहले तो कॉस्ट वैल्यू लिख लेते हैं गुड्स की, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट प्राइस गुड्स का कितना दे रखा है, ₹20,000। ठीक है, उसके अलावा क्या दे रखा है आपको, इंश्योरेंस का खर्चा, इंश्योरेंस एक्सपेंस दे रखा है आपको, कितने का दे रखा है, 6,000 रुपये का। उसके बाद क्या दे रखा है, सॉरी 4,000 रुपये का था, माफ़ी चाहता मैं, 4,000 रुपये के आपके इंश्योरेंस के खर्चे। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, वाई ने क्या ले ली, डिलीवरी ले ली, और 6,000 रुपये क्या दे दिए, फ्राइट के दे दिए। चलिए, वाई ने डिलीवरी ले ली और फ्राइट के कितने दे दिए, 6,000 रुपये दे दिए। ठीक है, ये सब हो गया। ही सोल्ड 3/4
ऑफ द गुड्स फॉर ₹30,000। उन्होंने तीन चौथाई गुड्स कितने में बेचती हैं, उसने 30,000 में बेच दी। चलिए पहले तो इन सब चीज़ों को देखते हैं जो सारे खर्चे, और उन्होंने एक सेल एक्सपेंस भी ले रखा 1,000 का। आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगी। देखो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको, ठीक है। तो इधर हम चार्ट बना के चलते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए कि जो गुड्स भेजा है कंसाइनर ने, है ना, कंसाइनर ने कितने का गुड्स भेजा है आपको, कितनी कीमत के गुड्स भेजे हैं, 20,000 की कीमत के। तो गुड्स सेंट जो भेजे क्या वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और सेलिंग का खर्चा भी था इसमें, सेलिंग का खर्चा भी है ना 1,000 सेल्स एक्सपेंस किसने किया है, ये बियर, ठीक, कंसाइनी ने जो बेचे हैं, ठीक है। तो गुड्स सेंट इंक्लूड होगा, क्लोजिंग स्टॉक में होगा। क्या इंश्योरेंस, जो रास्ते में इंश्योरेंस जो पे किया था कंसाइनर ने, क्या वो इंक्लूड होंगे? भाई अगर वो इंश्योरेंस का रास्ते में जो पे किया है वो क्यों पे किया है, ताकि इजीली जो गुड्स हैं वो कंसाइनी तक पहुंच जाए, ठीक है। तो कंसाइनर के होने वाले खर्चे भी इसमें इंक्लूड होंगे जो कंसाइनर ने पे करे हैं। कंसाइनर एक्सपेंस जो पे किए वो भी इंक्लूड होंगे। चलिए अब जो फ्राइट का खर्चा था वो किसने पे किया था, फ्राइट का खर्चा था वो पे तो आपका कंसाइनी ने किया है। पर कंसाइनी ने जो पे किया है क्या ये सेलिंग एक्सपेंस के अंडर आएगा या नॉन सेलिंग एक्सपेंस के अंडर आएगा? तो देखिए जब भी हम वैल्यूएशन करते हैं किसका, वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, काय में, कंसाइनमेंट वाली चीज, कंसाइनमेंट के केस में। तो हम क्या करते हैं, हम देखो जो जो गुड सेंट हुए उसकी कीमत तो लेंगे, ठीक है। जो कंसाइनर के खर्चे हैं उनको भी लेंगे, बियर करेंगे। उसमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किए हैं, मतलब जिसको उसने भेजे हैं, जो उसका एजेंट था। यहाँ पे कंसाइनी कौन है इस केस में, कंसाइनी आपका वाई, ठीक है। तो वाई ने जो खर्चे बियर करे हैं उसको भी लेंगे, बट वो कौन से नेचर के खर्चे होने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस को ही बियर करेंगे, किसके, कंसाइनी के, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है जो कंसाइनी ने सेलिंग एक्सपेंस जो बियर करें हैं उनको क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने का फिगर बन जाता है, यहाँ पे लिखते चलते हैं। तो 20,000 हो गए आपके इंक्लूड। इंश्योरेंस के खर्चे जो कंसाइनर ने पे किए थे वो 4,000 हो गए। और फ्राइट का खर्चा ऐसा है जो नॉन सेलिंग एक्सपेंस है। फ्राइट मतलब कि कंसाइनी ने जो खर्चे किए पोर्ट से लेके आपके वेयर हाउस तक लेके आने के, वो है फ्राइट का खर्चा, किराया भाड़ा। तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो है नहीं, है ना, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं तो उनको भी जोड़ देंगे। तो ये कितने का फिगर आ गया, आपका आ गया जो टोटल जो गुड्स आपको पड़े आपके वेयर हाउस तक, उसकी कीमत क्या हो गई, 30,000 हो गई, ठीक है। अब वो 30,000 की गुड्स के जो आपको पड़े उसकी कितनी कीमत है, 30,000 है, क्योंकि एक्सपेंस जो बियर करें उनको भी तो जोड़ो। इस कीमत के 3/4 गुड्स, कितने, 3/4 गुड्स। तो एक बार मैं इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे, मतलब एग्जाम चल रहा होता तो हम कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करते। तो कहने का मतलब ये जो फिगर निकल आया है आप जब सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आएगा 22,500, ठीक है। तो 22,500 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको पढ़वा देता हूँ। तो 22,500 के जो गुड्स थे, यहाँ पे देखो तीन चौथाई गुड्स कित पे बेच रहा है वो, 30,000 पे बेच रहा है। तो 22,700 के गुड्स थे जो उन्होंने बेच दिए
कितने पे बेचे हैं? 30,000 की कीमत पे, सेलिंग प्राइस है 30,000 रुपये। तो अब इतने के गुड्स तो ऑलरेडी बिक चुके हैं और इतने के गुड्स आपके आए थे, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का रह गया? क्लोजिंग स्टॉक आपका रह गया 30,000 माइनस 22,500 इक्वल टू हो गया 7,500 रुपये का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका बचा है कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे जो आंसर जो बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा? कहाँ गया क्वेश्चन? तो जी और बवाल है इसमें, क्वेश्चन और खो जाता है। कौन सा नंबर था इसका? जी रहा नहीं, ये तो हमने कर लिया। कहाँ गया? 1 मिनट दो। कहाँ गया? ये भी हो गया। ये रहा। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा आपका? 7,500 रुपये होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, एक चीज आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरे पेन से नोट करने वाली बात है यहाँ पे क्या है, वो है कंसाइनी सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए मैंने EXP लिख दिया है। विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो जो कंसाइनी के जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, जो कंसाइनी ने सेलिंग एक्सपेंसेस बियर करे हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक, इसीलिए हमने वहाँ पे जो 1,000 रुपये जो बियर करे थे कंसाइनी ने सेलिंग एक्सपेंसेस पे, वो हमने क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं लिए हैं। जो आप देखिए 1,000 जो थे वो हमने नहीं लिए हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, मतलब आज ही बना दूंगा, बट वीडियो में चेंज कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, माफ़ी चाहता अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, है ना। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल वाले करा दूंगा। निसंकोच रहिए, आपका जब भी एग्जाम है उससे पहले पहले आपके इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करा दूंगा। और आपका कोई टॉपिक है लाइक EOQ से रिलेटेड, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड, मार्जिन कॉस्टिंग से रिलेटेड, अगर कोई भी वीडियो कैसा भी वीडियो बनाना है जिसमें प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके बनेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग को लेके बनेंगे, ये मटेरियल कॉस्टिंग का जो EOQ वाले क्वेश्चन है जो भरमार है पूरे, मैंने वो भी आपका जो क्वेश्चन आपका जाने आना CET का पेपर देखे पुराने, इसमें ये भरे पड़े होंगे EOQ के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस तो आपको करके जाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके टकराएंगे वहाँ पे, और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ के जाएं, है ना। चलिए मिलते हैं, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।